हेलो एवरीवन। इससे पहले कि हम इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें, पहले देख लेते हैं कि चैप्टर 1 रियल नंबर्स का कंटेंट क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने का है और किस टॉपिक से कौन सी एक्सरसाइज गिवन है और किसका वेटेज क्या है। हम A to Z पहले इस चैप्टर का टूर कर लेते हैं, देन उसके बाद बेसिक इंट्रोडक्शन पे मूव करेंगे। सो चैप्टर 1 रियल नंबर्स का कंटेंट है। फर्स्ट कंटेंट जो स्टार्ट होता है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सो पॉजिटिव इंटीजर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। सो इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 1.1 और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड है एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। इस पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 1.3 और ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर बार बोर्ड्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है और आप इस साल भी इससे क्वेश्चन एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, इस पे बेस्ड है एक्सरसाइज 1.4। ओके, सो ये काफ़ी छोटी एक्सरसाइज है। सो आई डोंट थिंक सो इससे कोई क्वेश्चन आ सकता है। मैक्सिमम 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 1.4 से, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नाउ जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इस बार इशू किए हैं उसके हिसाब से इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन स्टैंडर्ड एंड इन बेसिक बोथ। दोनों ही में 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। ओके, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला है इस एक्सरसाइज 1.3 का। ओके, ये मैं पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उसके एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ओके, नाउ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो टॉपिक है ये आपका डिलीटेड पोर्शन में है। ओके, सो एक्सरसाइज 1.1 से आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन डेफिनेटली इंटरनल एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, सो आई डोंट थिंक सो कि इसे कम्प्लीटली स्किप करना सही होगा, इसलिए हम इसका बेसिक पढ़ लेंगे और ये एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देख लेंगे ताकि अगर कुछ भी चीज़ आती है इससे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से सॉल्व हो सकते हैं। ओके, सो हम पूरा ही एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं इसको, इसलिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, सो ये था आपका कंप्लीट टूर इस चैप्टर का। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दैट इज एक्सरसाइज 1.1। सो स्टार्ट करते हैं उसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। सो अगर मैं नंबर्स की बात करूं, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, नंबर्स दो तरीके के होते हैं। ओके, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। नंबर्स केवल दो तरीके के होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी के बारे में अभी आपने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, रियल्स के बारे में ही हम पढ़े हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो आप नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हैं। ये नंबर लाइन, यहाँ पर 0 ओरिजिन होता है, 1 2 3, और यहाँ पर -1 -2 -3। ओके, सो अगर बात करें टिल क्लास एट्थ तक आपने नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, ये सारे नंबर्स को ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। क्लास 9 की बात करें तो वहाँ पे आपने √2, √3 और √9.3 ये सारे इरेशनल नंबर्स को मार्क किया था। ओके, सो बेसिकली इस नंबर लाइन में हम सारे ही रैशनल और इरेशनल नंबर्स को ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, और जो भी नंबर आप नंबर लाइन पे मार्क करते हैं वो सारे ही रियल नंबर्स होते हैं। ओके, सो ये स्टेटमेंट कहता है कि नंबर्स दैट कैन बी मार्क्ड ऑन नंबर लाइन आर रियल नंबर्स। ओके, सो इस नंबर लाइन पे जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है वो सब क्या है? रियल नंबर्स है। तो ब्रॉडली हम रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक रैशनल और दूसरा इर्रेशनल। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इसके अलावा भी हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स हैं, ये क्या हुआ, इनका क्या होगा? सो ये तीनों ही जो हैं ये रैशनल नंबर की कैटेगरीज में आ सकते हैं। ओके, अदर नंबर्स लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स कैन बी ब्रॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर। कैसे? अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2, ये होल नंबर भी है और ये इंटीजर भी है, सो इसे हम 2/1 लिख सकते हैं। ओके, सो 2/1 मीन्स ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है और q 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। ओके, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p एंड q जो है वो इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। अगर q इक्वल टू 0 हो गया, उस केस में क्या होने वाला है? अगर फॉर एग्जाम्पल ये 2/0 हो गया, सो ये
नॉट डिफाइंड हो जाता है, या आप इसे इन्फिनिटी कह सकते हैं। ओके, सो कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, q शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो। अगर q जीरो हो गया तो वो फ्रैक्शन, वो रैशनल नंबर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, एक्चुअली उसे रैशनल नंबर ही नहीं बोलेंगे, वो जो नंबर लिखा हुआ है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या फिर इन्फिनिटी बोल सकते हैं। और कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर जो रैशनल नहीं है वो कैसा होगा, वो नंबर इर्रेशनल होगा। नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सो ये रियल नंबर्स की ब्रॉड कैटेगरी थी, जो आई होप आपको पता होगी। अगर कुछ आपको नहीं पता होगा तो आई थिंक वो आपको समझ आ गया होगा अब तक। ओके, सो बेसिकली हमें डील करना है इंटीजर्स से, क्योंकि हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, सो इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। दो टाइप के इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। सो अगर नंबर लाइन की हेल्प से समझे, सो यहाँ पर 0 होगा, 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 एंड -3। ओके, सो यहाँ से प्लस इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी तक सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। 0 का क्या बोलेंगे, 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, लेकिन 0 एक इंटीजर ज़रूर है। ठीक है, लेकिन वो ना तो पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है ना तो नेगेटिव की कैटेगरी में आता है। अब इस चैप्टर में रियल नंबर्स, चैप्टर 1 रियल नंबर्स में हमें पढ़ना किसके बारे में, हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। सो प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो दो प्रॉपर्टी होती है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, सो इस एक्सरसाइज 1.1 में हमें पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। ओके, सो हम पूरा फोकस अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे ही रखते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 but less than b। ये इसका स्टेटमेंट है जो काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। ओके, a b और उसके लिए यूनिक q एंड r है, ये इक्वेशन, ये क्राइटेरिया r का, तो ये काफ़ी कंफ्यूजन लगता है। ओके, बट हम थोड़ा डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि लेमा का मतलब क्या होता है, सो लेमा इज एनी प्रूवन स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, सिर्फ उसका हेल्प करके, उसकी हेल्प से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, यूक्लिड्स क्यों लिखा है, क्योंकि मैथमेटिशियन जिसने बनाया था ये, उस पे नाम पे ये दिया हुआ है यूक्लिड्स। ओके, अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन क्यों हुआ है नाम पे, क्योंकि ये जो बेसिक कंसेप्ट यहाँ से निकल के आया, ये जो निकल के आया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, ये डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम पहले सॉल्व किया करते थे, वहीं से कंसेप्ट आया है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ आपको 7 को डिवाइड करना है 2 से, सो आप क्या करेंगे, इसको 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा और रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पर 7 की जो वैल्यू है उसको बोलते हैं डिविडेंड, 2 को बोलते हैं डिवाइज़र, 3 को बोलते हैं क्वोशिएंट एंड 1 को बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, और इसी पे बेस्ड हमने डिवीजन एल्गोरिथम भी पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, इसी में अगर डिविडेंड को मैं a से रिप्लेस कर देता हूँ, डिवाइज़र को b से रिप्लेस कर दूँ, क्वोशिएंट को q से और रिमाइंडर को r से रिप्लेस कर दूँ, बाकी साइंस पूरी वैसे ही सेम लगा देते हैं, तो ये आपका कौन सा स्टेटमेंट बन जाता है, ये स्टेटमेंट बन जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। अब रिमाइंडर की बात करते हैं, क्या ये रिमाइंडर कभी भी डिवाइज़र से बड़ा हो सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 3 हो जाता, सो हम इसे फर्दर डिवाइड कर सकते थे, वो फाइनल रिमाइंडर नहीं होता हमारा। सो रिमाइंडर जो है वो कभी भी डिवाइज़र से बड़ा नहीं होगा। रिमाइंडर कैन बी 0, इट कैन बी ग्रेटर देन 0, बट वो डिवाइज़र से कभी भी बड़ा नहीं होगा। इसलिए रिमाइंडर के लिए ये कैटेगरी लगी हुई है कि इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी मीन्स डिवाइज़र। ठीक है, और ये वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ से गौर करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसलिए यहाँ पर डिवीजन लगा हुआ है, क्योंकि ये बेसिक इसका जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम भी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसका हम यूज़ क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो ये है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर HCF निकालना है तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसके और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ बताता है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे, और HCF और LCM इनके जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके लिए भी हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। ओके, सो लेट अस मूव टू एक्सरसाइज 1.1।
एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ हम यहाँ पे एल्गोरिथम वर्ड यूज कर रहे हैं, ओके और अभी हमने यूज किया था लेमा। सो लेमा और एल्गोरिथम में फर्क क्या है? लेमा इज जस्ट वन स्टेटमेंट, लेमा इज सिंगल स्टेटमेंट, ओके। जब उसी स्टेटमेंट का बहुत सारे वैसे स्टेटमेंट्स का यूज करके आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सो वो एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। तो हमें उसका यूज करना है टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ ये तीन अब सब पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। सो पहले हम लेते हैं 135 एंड 225, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। नाउ इसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करें, इससे पहले मैं इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करता हूँ, जिससे समझना आसान है, क्योंकि ऑलरेडी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पहले कर चुके हैं, ओके। सो अगर 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है, सो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 225 जो है वो बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू 135। सो जो नंबर बड़ा होगा उसे हम डिविडेंड कंसिडर करेंगे, और जो नंबर छोटा होगा उसे हम डिवाइजर कंसिडर करेंगे, ओके। सो इसे हम ऐसे पुट कर देंगे और ये 1 टाइम जाएगा, 135 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 90। सो अभी हमारा रिमाइंडर आ रहा है 90 और हम इसे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, ओके, क्योंकि 90 जो है वो 135 से छोटा है। और यहाँ पर रिमाइंडर क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमें ये प्रोसीजर जो है इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। लेकिन हम इससे कंटिन्यू इस पर्टिकुलर डिवीजन को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। सो हम इसमें से थोड़ा चेंजेस करेंगे। वो ये है कि पहले स्टेप का जो डिवाइज़र होगा अब वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइज़र बन जाएगा, ओके। ये भी 1 टाइम चला जाएगा, सो दैट विल बी 90, और यहाँ पे आ जाएगा 45। अगेन रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, सो फिर से हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। यहाँ पर 90 आ जाएगा क्योंकि पहले का जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड हो जाएगा, और रिमाइंडर जो है वो अब डिवाइज़र बन जाएगा, ओके। ये 2 टाइम्स इससे 90 में चला जाएगा, 2 टाइम्स 90 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ओके। सो हमें उस स्टेप में रुकना है जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्लियर है? सो ये हमारा स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 एंड दिस इज स्टेप 3। तो तीसरे स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिला। जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 मिलता है उसका डिवाइजर जो है वही फाइनल आंसर होता है। सो 45 जो है वो लास्ट स्टेप का डिवाइजर है। सो 135 एंड 225 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब रिमाइंडर 0 नहीं है सो हमें नेक्स्ट स्टेप में मूव करना है। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते टाइम जो पहले स्टेप का डिवाइजर होगा वो डिविडेंड बन जाएगा अब, और जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर बन जाएगा। बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है, ओके। अब इससे हम अगर यूक्लिड्स डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं सो देखिए क्या होगा। 135 और 225 में बिगर नंबर जो है वो है 225, इसलिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे 225 एंड 135 में। और अगर फर्स्ट स्टेप से आप कंपेयर करें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a जो है वो डिविडेंट है, तो डिविडेंट यहाँ पर क्या हो गया 225, b जो है वो डिवाइजर है, सो डिवाइजर हो गया 135 ये वैल्यू। क्वेश्चन क्या आया हमारा 1 आया, सो मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया 90 आया, ओके। और यही स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने पहले लॉन्ग डिवीजन से किया ताकि ये स्टेटमेंट्स लिखना हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो हमें 90 मिला है, और हमें तब तक प्रोसीड करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 अगेन वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो अब हम जो लेमा लगाने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वो किसके लिए लगाएंगे? वो होगा 90 और 135 के लिए, ओके, क्योंकि अब वो हमारे लिए वैल्यू ऑफ a है और ये वैल्यू ऑफ b है, ओके। सो 135 और 90 में जब आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे सो इस स्टेप से आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, जहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो मिला हमें वो मिला 45, एंड अगेन जो रिमाइंडर है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सो हमें फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा 45 और 90 में, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप एक और फर्दर स्टेप हम मूव करेंगे, और वो स्टेप ये होगा कि 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई टू n प्लस 0, सो रिमाइंडर यहाँ पे हमें 0 मिल गया है। सो सिंस रिमाइंडर इज 0, सो इस स्टेप का जो डिवाइजर होगा दैट इज 45, वो फाइनल आंसर होगा, वो HCF होगा, ओके। नाउ बहुत ज़्यादा टाइम बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि 45 को ना लेके दे विल कंसिडर 2 एज द आंसर। डिवाइजर मेक श्योर कर लीजिए डिवाइजर वैल्यू 45 है यहाँ पर, ओके। इसलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड करना ज़रूरी है रफ में, ताकि आपसे ये मिस्टेक ना हो। यहाँ पे आपको क्लियर है कि ये 2 जो है ये
क्वोशिएंट है और 45 जो है वो डिवाइज़र है। लेकिन जब इसे आप इस फॉर्म में लिखते हैं सो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया लास्ट स्टेप में, सो हमारा आंसर हो जाएगा डिवाइज़र जो इस स्टेप में था, एंड दैट इज़ 45। सो यहाँ पर मैंने कंक्लूजन लिखा हुआ है 45 इज़ द फाइनल आंसर। ओके, सेम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, जो कि है कि 196 और 38220 का HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सो अगेन सेम स्टेप्स पे मूव करते हैं। क्योंकि 38220 बड़ा है, 38220 क्योंकि ये बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू 196, सो ये एज अ डिविडेंड आ जाएगा और 196 एज अ डिवाइजर आ जाएगा, ठीक है। और वही वैल्यू हमने ली हुई है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वो आएगा। ओके, सो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते जाएंगे सो आप देखेंगे कि ये जो पूरा 38220 है ये 195 टाइम्स चला जाएगा इससे, सो 38220 और आपको फाइनल रिमाइंडर 0 मिलेगा। सो फर्स्ट स्टेप में ही इसका आंसर आ गया है। रिमाइंडर 0 मीन्स डिवाइजर स्टेप का जो है वो है 196 और यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। ओके, और इसी स्टेप को हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में कन्वर्ट किया हुआ है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली सेम है जो फर्स्ट के लिए थे कि सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196 सो वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू दिस बोथ नंबर। ओके, सो इसमें क्योंकि हमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिल गई है, सो सिंस द रिमाइंडर इज 0 सो द डिवाइजर ऑफ दिस स्टेप दैट इज 196 विल बी द HCF। सो HCF इन दोनों नंबर का क्या हो गया, 196 हो गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है। ओके, 867 एंड 255, ये बहुत जगह आपको ये मिस्टेक देखने को मिलेगी कि 255 की जगह 225 लिखा होगा। ओके, सो एक बार जब आप ये सॉल्यूशन देखें कहीं पे भी सो आप ये चेक कर लें कि वहाँ पर 255 ही लिखा हुआ है। ओके, नाउ अगर इसे हम फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं तो 867 क्योंकि इट्स अ बिगर नंबर सो वो एज अ डिविडेंड हो जाएगा और 255 डिवाइजर हो जाएगा। ओके, ये 3 टाइम्स इससे कैंसिल होगा जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी 5, 6 एंड 7, 765 और आपका रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 102। ओके, अब क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है इसलिए हमें फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा। और जब नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, जब हम सेकंड स्टेप में मूव करते हैं तो जो पहले का डिवाइज़र होता है वो हमारा डिविडेंड बन जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो हमारा डिवाइज़र बन जाता है। ओके, सो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये से 2 टाइम्स जाएगा, आ जाएगा 204। ओके, और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 51। क्योंकि अगेन रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है इसलिए और फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी अगेन 102 क्योंकि डिवाइजर था तो अब वो डिविडेंड बन जाएगा। ओके, एंड 51 जो रिमाइंडर था अब वो डिवाइजर बन जाएगा और ये अब 2 टाइम्स 102 आ जाएगा और रिमाइंडर फाइनल 0 मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप ये है और थर्ड स्टेप में आपको रिमाइंडर 0 मिल गया है, सो आपका आंसर हो जाएगा डिवाइजर ऑफ थर्ड स्टेप दैट इज 51। सो HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। लेकिन ये हमारा रफ पार्ट है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। हमसे पूछा किस में है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में पूछा है। सो बस स्टेटमेंट्स को कॉपी करना है, वैसे ही स्टेटमेंट जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में लिखा था हमने। ओके, क्योंकि 867 बड़ा है 255 से, सो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू बोथ द नंबर्स। और ये जो पहले स्टेप से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आया है उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है एज अ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेटमेंट। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 102 है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमें प्रोसीड करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो कि अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे 255 और 102 के लिए। ओके, और अगेन सेकेंड स्टेप को जब आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट में लिखेंगे तो आपके पास वापस यही आ जाएगा, दैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, अगेन यहाँ पर रिमाइंडर फिर 0 नहीं मिला हमें, सो क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए फर्दर हम इसको प्रोसीड करते हैं 51 और 102 पे। ओके, और इस स्टेप में आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। अब क्योंकि स्टेप में रिमाइंडर 0 मिला है सो 51 जो कि यहाँ का डिवाइजर है वही HCF हो जाएगा 867 और 255 का। ओके, सो ये मेथड है HCF निकालने का यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, जो कि है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। बात कर रहा है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ओके, सो अब यहाँ पे हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ओके, इसलिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज कर सकते हैं किसी भी इंटीजर की प्रॉपर्टी बताने के लिए, पॉजिटिव इंटीजर की प्रॉपर्टी बताने के लिए।
ठीक है, जो कि है 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि q जो है वो कोई भी इंटीजर है। ठीक है, अब जो भी चीज आपको प्रूफ करने दी हुई है, जैसे यहां पर बोल रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में शो करना है, सो जो भी चीजें प्रूफ करने दी हुई है उसे हम ए कंसिडर करेंगे। और क्योंकि ये 6q+1, 6q+3, 6q+5 जो है ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, bq+r, ये भी bq+r, bq+r इस फॉर्म में लिखा हुआ है। सो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, b की वैल्यू दिख रही है कि 6 लिखा हुआ है हर में। ठीक है, +1, +3 एंड +5 सभी में b की वैल्यू जो है वो 6 लिखी हुई है। ठीक है, सो हमें a और b का वैल्यू पता चल चुका है। ओके, सो इसी को बस स्टेप्स में कैसे लिखेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव ऑड इंटीजर की प्रॉपर्टी बताने बोल रहा है, इसलिए हम ए को कंसिडर कर लेंगे कि वो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। और बी की वैल्यू मैंने आपको बताया कि 6 कैसे निकल के आती है। ठीक है, नाउ यूक्लिड्स एल्गोरिथम अगर इसमें हम लगाते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि क्यू इज सम इंटीजर। ओके, अब बात करते हैं, क्योंकि हमने b की वैल्यू 6 कंसिडर की है और अभी मैंने आपको बताया था कि r जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बट लेस देन b होगा, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6 है। सो अगर ये कंस्टेंट लगाते हैं r में, सो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या निकल के आती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इनमें से कोई भी वैल्यू r की हो सकती है। ओके, अगर आप r की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो वो इस कंस्ट्रेंट को फुलफिल करता है। ओके, ये वैल्यूज क्यों आई हैं, बिकॉज ये कंस्टेंट लगा हुआ है r के लिए, वही जो मैंने यहां पर लिखा है। अब एक एक करके अगर हम वैल्यू लेते जाएंगे, क्योंकि हमें पता है a इज इक्वल टू 6q+r होगा। ओके, b की वैल्यू 6 है। अब r को एक एक वैल्यू लेते जाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 से। सो जब हम r की वैल्यू 0 रखेंगे तो a आ जाएगा 6q+0, इसे हम लिख सकते हैं 6q। अगर r की वैल्यू 1 रखेंगे तो आ जाएगा 6q+1। वैसे ही r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6q+2, 6q+3, 6q+4 एंड 6q+5। ओके, अब अगर यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली 6q+1, +3 और +5 की बात करता हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है। सो 6q+1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 6q में से 2 कॉमन निकाल लें सो अंदर बचेगा 3q। ओके, और इस 3q को अगर मैं कोई एक दूसरा इंटीजर मान लेता हूं जो कि m1 है। ठीक है, सो इसे हम लिख सकते हैं 2m1+1, जहां पर हमने 3q को m1 माना हुआ है। वैसे ही अगर 6q+3 की बात करें, सो इसे हम 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 2+1। ओके, 3 को हम लिख सकते हैं 2+1, और पहले दो टर्म में 6q+2 में से अगर आप 2 कॉमन निकालते हैं सो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 3q+1। ओके, और अब मैं 3q+1 को कोई भी एक इंटीजर ले रहा हूं m2, सो इसे हम लिख सकते हैं 2m2+1, और वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है। सेम मूव करते हैं 69 प्लस 6q+9 5 पर। सो 5 को हम लिख सकते हैं 4+1। ओके, और 6q+4 में से अगर आप 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर आपके पास बचेगा 3q+2। और अब मैंने 3q+2 को क्या माना हुआ है, ये m3 है। सो इसे हम लिख सकते हैं 2m3+1, कुछ इस तरीके से, जहां पर m1, m2, m3 जो है वो कुछ इंटीजर्स हैं। अब क्योंकि m की बात तो क्वेश्चन में की हुई नहीं थी, इसलिए हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि m1, m2 और m3 क्या है। ठीक है, नाउ अबाउट स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 को हम बेसिक किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, हम इसे लिख पा रहे हैं 2m+1 के फॉर्म में। अब 2m+1 जो है ये एक ऑड फॉर्म है, मीन्स ये 2 से कभी भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 2m+1 जो है वो 2 से कभी भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए वो क्या है, वो एक ऑड नंबर है। ओके, सो 2m+1 जो है इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, इसलिए ये जो होगा ये ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये ऑड है तो हमें तो यही बोला गया था कि a को हमने एक पॉजिटिव ऑड नंबर ही माना है। सो a क्या होगा, 6q+1 होगा, या तो वो 6q+3 के फॉर्म में होगा या तो वो 6q+5 के फॉर्म में होगा, क्योंकि ये तीनों ऑड फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने 6q और 6q+2 और 6q+4 की तो बात ही नहीं की। ओके, सो अगर मैं 6q कंसिडर करता हूं, सो 6q में से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं सो यहां पर 3q बचेगा।
वैसे ही अगर आप 6q प्लस 2 कंसिडर करते हैं, यहाँ पर अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 3q प्लस 1। और वैसे ही अगर आप लेते हैं 6q प्लस 4 और यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 3q प्लस 2। और ये सारे नंबर जो हैं ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। और अगर ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो ये कैसे हैं, ये इवन नंबर्स हैं। ओके, और जबकि हमने a को क्या माना है, a हमारे लिए ऑड इंटीजर है, इसलिए a कभी भी इस फॉर्म में नहीं हो सकता। तो a किस फॉर्म में होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा। यही चीज हमें यहां पर प्रूफ करनी थी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो कंक्लूजन इसका निकल के आएगा, एंड देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। So question number 3 says an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. So total members कितने दिए हुए हैं, 616 members, okay, और they have to march behind a band of 32 members. अब ये जो है 2 ग्रुप्स में जाएंगे, हमें निकालना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स उनको बनाने पड़ेंगे मार्च करने के लिए। नाउ कभी भी ऐसे वर्ड्स अगर यूज होते हैं मैक्सिमम, हाईएस्ट, तो इस समय हमें निकालना होता है HCF। इसी की जगह अगर ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं मिनिमम, ओके, लीस्ट, सो उस केस में हमें LCM निकालना होता है। नाउ अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्सरसाइज 1.2 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 में भी हमें HCF और LCM निकालना होता है। इसलिए मैंने कहा कि हमें ये कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि आइडिया जरूर ले लेना चाहिए इस एक्सरसाइज का। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम सिर्फ गिवन डेटा लिख लेते हैं। ओके, गिवन डेटा है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी कंटिजेंट इज 616 मेंबर्स और नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ बैंड इज 32 मेंबर्स। अब क्योंकि हमें इन दोनों का HCF निकालना है और एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे, सो हम उसी का यूज करेंगे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो है दैट विल बी इक्वल टू द HCF ऑफ 616 एंड 32। अगर हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज करते हैं यहाँ पर, सो 616 और 32 की बात करते हैं। सो 616 क्योंकि बड़ा नंबर है इसलिए वो डिविडेंट होगा, और 32 क्योंकि वो छोटा नंबर है इसलिए हम उसे बाहर लिखेंगे। ओके, सो 32 2 टाइम्स अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो 61 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 1 टाइम ही कंसिडर करेंगे। ओके, सो दैट विल बी 32। नाउ जब हम इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, सो यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 2, सो 296 बचेगा हमारे पास। ठीक है, अगर इसे हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9 इंटू 2 8 और इट विल बी 288। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाता है, 8 रिमाइंडर बचेगा। ये कंप्लीट हमारा फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि अब इसके फर्दर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इसी को हमने यहाँ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पर डिविडेंड था हमारा 616 मीन्स वैल्यू ऑफ A, 32 जो था वो वैल्यू ऑफ B था, और 19 जो है वो वैल्यू ऑफ Q है, और 8 जो है वो वैल्यू ऑफ R है। ठीक है, सो A इज इक्वल टू BQ प्लस R में जब हम इसे पुट करेंगे तो ये स्टेटमेंट मिलेगा। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, सो इसे फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा, और जो पहले का डिवाइजर था दैट इज 32, अब वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो पहले का रिमाइंडर था 8 अब वो डिवाइजर बन जाएगा। अब ये 4 टाइम्स इससे चला जाएगा 32 और रिमाइंडर 0 आएगा। सो ये सेकेंड स्टेप जो है वो हमारा लास्ट स्टेप होगा, और इस स्टेप का जो डिवाइजर है वही HCF होगा। ठीक है, सो सेकेंड स्टेप को भी हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट में लिख दिया है, और क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 है इसलिए डिवाइजर जो है इस स्टेप का वही HCF होगा, और डिवाइजर है 8, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा HCF 8। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें वो मार्च कर सकते हैं वो है 8 कॉलम्स। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन वाज इजी टू सॉल्व, क्योंकि अब आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझ आ गया है कैसे अप्लाई करना है, इसलिए शायद अब आपको वो ईजी लग रहा है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ बोर्ड्स में हर बार क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन क्योंकि इस बार यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही आपके बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, डिलीटेड पोर्शन में है, इसलिए अब हम इस पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1। अब यहाँ पर बात कर रहा है स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। सो सिंपल, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, सो एनी पॉजिटिव इंटीजर उसको हम a कंसिडर कर लेंगे, और 3m प्लस 1 किस फॉर्म में लिखा हुआ है, b क्यूब प्लस r के फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, सो आपको क्लियरली यहाँ से दिख रहा होगा कि b की वैल्यू क्या ली हुई है,
3 ली हुई है। ओके, सो b विल बी इक्वल टू 3 एंड a जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसमें स्क्वायर की बात कर रहा है और क्वेश्चन नंबर 5 में क्यूब की बात करेगा। ठीक है, सो सेम स्टेटमेंट जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। ओके, b की वैल्यू 3 कैसे आई, आई होप आपको यहां पर समझ आ गया होगा। देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम जो कि है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर q जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, सम इंटीजर है। यहाँ पर m को डिफाइन किया हुआ है कि m कोई एक इंटीजर है। ठीक है, अब क्योंकि b की वैल्यू 3 है और हमें पता है r जो होगा, r का कंस्ट्रेंट क्या है कि वो 0 से बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, बट 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r जो आपको मिलेंगी वो मिलेंगी 0, 1 और 2। ओके, सो अगर हम यहाँ पर लिखें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, सो a इज इक्वल टू 3q प्लस r होगा, क्योंकि b की वैल्यू ऑलरेडी 3 हमें मिल चुकी है और r की पॉसिबल वैल्यूज है 0, 1 एंड 2। सो अगर r की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q, r की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 और r की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 और यही a की पॉसिबल वैल्यूज होंगी। लेकिन हमें प्रूफ एक्चुअली स्क्वायर के लिए करना है, स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। सो हमें हर इक्वेशन को स्क्वायर करना पड़ेगा और ये शो करना पड़ेगा कि वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, सो एक एक करके हम सारे इक्वेशन को स्क्वायर कर लेते हैं। सो पहले a इज इक्वल टू 3q, पहला स्टेप था हमारा a इज इक्वल टू 3q, उसे हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि हमें शो करना है कि ये 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए हम यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास बच जाएगा 3q स्क्वायर। ठीक है, इस स्टेप से यहाँ पर जब मूव करेंगे सो अंदर हमारे पास बच जाएगा 3q स्क्वायर। और इस 3q स्क्वायर को अगर मैं एक दूसरा इंटीजर m मान लेता हूँ तो इसे हम लिख सकते हैं 3m के फॉर्म में। ओके, सो यही यहाँ पर स्टेप में यही किया हुआ है। सो 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया है, तो a स्क्वायर को हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं और वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि आपकी इक्वेशन 1 है। सेकेंड स्टेप में मूव करते हैं जो कि था a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर को हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से, जो कि है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, सो a स्क्वायर मीन्स 3q का स्क्वायर, 2ab मीन्स 2a एंड b और यहाँ पर b का स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर 6q आ जाएगा, 3q का कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर होगा। अब क्योंकि हमें इसे लिखना है 3m प्लस 1 के फॉर्म में और प्लस 1 तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो पहले दो टर्म जो लिखा हुआ है इसमें से अगर आप 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो आपका काम हो सकता है। सो हम यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लिए, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, अगर आप यहाँ पे 3 निकाल लेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे तो अंदर आपके पास बचेगा 3q स्क्वायर इससे और इससे 2q। ओके, नाउ इस 3q स्क्वायर प्लस 2q को अगर मैं कोई दूसरा इंटीजर m मान लेता हूँ, सो इसे हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1 के फॉर्म में। ठीक है, सो यहाँ पर वही किया हुआ है कि 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमने m मान लिया है, ताकि a स्क्वायर जो है, ये a स्क्वायर जो है इसे हम 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमारे पास बचता है a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ओके, अगेन यहां पर फिर से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, तो यहाँ पर 12q आ जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4, 3q का कंप्लीट स्क्वायर 9q स्क्वायर देगा। अगेन हमें इसे रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, 3m प्लस 1 के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर 4 है। पिछले में हमें यहाँ पर ऑलरेडी 1 मिल गया था इसलिए वो आसान हो गया था। अब क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है सो हमें 4 को ब्रेक करना पड़ेगा। सो हमने 4 को ब्रेक किया हुआ है 3 प्लस 1 में। 3 प्लस 1 में इसलिए ब्रेक किया हुआ है क्योंकि हमें 3 कॉमन भी निकालना है। 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखने के लिए 3 को कॉमन निकालना पड़ेगा, इसलिए 3 प्लस 1 के फॉर्म में हमने 4 को ब्रेक कर लिया है। तो अब क्योंकि प्लस 1 हमें फिर से यहाँ पर मिल चुका है सो हम प्लस 1 को वैसे ही लिख देंगे और पहले के जो 3 टर्म अब हमारे पास बचे उसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे।
सो अगर 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1। अब हम इस पूरी वैल्यू को क्या कंसिडर कर लेंगे, कोई एक दूसरा इंटीजर m, ताकि हम इसे इस a² को लिख पाए किस फॉर्म में, 3m प्लस 1 के फॉर्म में। इसलिए हमने 3q² प्लस 4q प्लस 1 को m मान लिया है, ताकि हम a² को 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख पाए। ओके, सो अगर आप तीनों इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, सो हमने a² को यहाँ 3m के फॉर्म में लिखा था, a² को 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा, और यहाँ पर a² को 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा। और यही हमारा क्वेश्चन था, हमें एक्सप्रेस करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और a हमारे लिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था। ओके, स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर को। सो तीनों इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर को हम 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which says use Euclid's division lemma to show that cube of any positive integer। अब बात कर रहा है क्यूब की, और अगेन कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया, इसे हम a मान लेंगे। और अगर आप इसे देखते हैं, ये 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब अगर आप वही लॉजिक लगाएंगे जो हम इससे पहले क्वेश्चंस में लगा चुके हैं, जहां पर हम इसको b क्यू प्लस r से कंपेयर करते थे और b की वैल्यू हम डायरेक्टली यहां से निकाल लेते थे, तो अगर आप वो लॉजिक यूज करेंगे तो आपको मिलेगा कि b की वैल्यू यहां पर 9 है। अगर b की वैल्यू 9 कंसिडर करते हैं, सो r की वैल्यूज क्या होंगी, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 9। सो r की पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी 0, 1, 2, 3 एंड अप टू 8, टोटल 9 पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी। और हर पॉसिबल वैल्यू के लिए आपको एक a की वैल्यू मिलेगी, 9q, 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, ऐसे करके टिल 9q प्लस 8। और हर एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ a को आपको क्यूब करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर किया हुआ था। तो इतने सारे पॉसिबल वैल्यू से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम b की वैल्यू को 3 कंसिडर कर ले रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि आपको जब आप b इज इक्वल टू 9 लेंगे तो सेम आंसर मिलेगा जब आप b इज इक्वल टू 3 लेंगे। ओके, ये मैं पहले आपको प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, जब हम r इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे तो यही चीज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। सो अगर मैं b इज इक्वल टू 3 लेता हूं तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3 नाउ। इसलिए r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, 0, 1 और 2। और हर r की वैल्यू के लिए a की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r में अगर हम r की वैल्यू 0 रखते हैं, क्योंकि इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0, 1 एंड 2, और b की वैल्यू हमें 3 ऑलरेडी मिल चुकी है। सो r की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3q, जब 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1, और जब 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2। ओके, अब एक एक वैल्यू, हर एक वैल्यू को a की हमें क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यह दिखाना है कि क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो पहले हम कंसिडर कर लेते हैं a इज इक्वल टू 3q। इसको क्यूबिंग बोथ साइड अगर करेंगे हम, सो a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब। सो 3 का क्यूब होता है 27 और q क्यूब यहां पर हमने ऐसे लिख दिया है। अब क्योंकि इसे हमें रिप्रेजेंट करना है 9m के फॉर्म में, इसलिए हम यहां से 9 कॉमन निकाल लेते हैं। सो अगर 9 कॉमन निकालेंगे तो इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास बचेगा 3q क्यूब, और इस 3q क्यूब को हम क्या कर लेते हैं, इसको हम m मान लेते हैं। ठीक है, सो 3q क्यूब अगर m हो जाएगा तो इस a क्यूब को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 9m के फॉर्म में। ठीक है, सो हमने यहां पर ये किया हुआ है कि 3q क्यूब को हम m मान लिए हैं ताकि हम a क्यूब को 9m के फॉर्म में लिख सकें। ओके, सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। सिमिलरली मूव करते हैं 3q प्लस 1 पे और 3q प्लस 2 पे। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर हमने b इज इक्वल टू 9 लिया होता तो इसका सॉल्यूशन क्या होता। तो हम a को लिख सकते थे 9q के फॉर्म में, और जब हम क्यूबिंग करते दोनों साइड तो ऐसा कुछ आ जाता। 9 का क्यूब होता है 729 q क्यूब, और जब इससे 9 कॉमन निकालते, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है 9m के फॉर्म में, सो 9 कॉमन निकाल के हम इनसाइड क्या ले आते, 81 q क्यूब, जहां पर अल्टीमेटली हम इसको m ही मानने वाले थे, और आंसर क्या हो जाता 9m। और वही सेम आंसर हमें यहां पर भी मिला है। ओके, अगेन इनसाइड द ब्रैकेट जो लिखा हुआ है वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उसे हम डायरेक्ट एक दूसरा इंटीजर m मान ले रहे हैं। सो वाई टू गो फॉर अ बिगर नंबर। ओके, 3 से ही हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो आपने देख लिया यहाँ पर 9 अगर आप यूज करते हो तो भी सेम आंसर मिलने वाला है। ओके, इसलिए हमने 3 कंसिडर किया ताकि हमारा सॉल्यूशन थोड़ा फिजिबल हो जाए। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, 3q प्लस 1। सो 3q प्लस 1 में भी सेम केस, a प्लस बी होल क्यूब आ जाएगा,
नाउ ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² एंड प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी क्यूब। यही फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देते हैं, ए क्यूब प्लस 3a² b 3ab² प्लस बी क्यूब। जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे सो आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी। ओके, ये वैल्यू। अब क्योंकि हमें 9m तो हम ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू 9m। नेक्स्ट हमें रिप्रेजेंट करना है 9m प्लस 1 के फॉर्म में। सो प्लस 1 हमें ऑलरेडी यहाँ पर फिर से मिल चुका है, और जो बाकी वैल्यूज है उसे हमें 9 कॉमन निकालना है। सेम वही कंसेप्ट यूज करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया था हमने। ओके, अब यहाँ से हम 9 कॉमन निकाल लेंगे। ये सारे जो स्टेप्स लिखे हुए, जो टर्म्स लिखे हुए, तीनों टर्म्स, इसमें से 9 कॉमन निकाल लेंगे। जो भी ब्रैकेट में अंदर आपके पास बचेगा उसे हमें m मान लेना है। सो इसे हम लिख पा रहे हैं किस फॉर्म में, 9m प्लस 1 के फॉर्म में। ओके, जो भी ब्रैकेट में लिखा था उसे हमने m मान लिया। सो a क्यूब विल बी इक्वल टू 9m प्लस 1 नाउ। ठीक है, लास्ट स्टेप है a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। इसको भी हम जब क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे सेम फॉर्मूला यूज करके, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। जब सेम वैल्यूज पुट कर लेंगे तो अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, 9m प्लस 8 के फॉर्म में। ओके, सो प्लस 8 हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिला हुआ है, और जो पहले के 3 टर्म्स है इसमें से 9 कॉमन निकाल लेंगे। जब आप इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे तो इनसाइड ब्रैकेट जो भी बचेगा, इनसाइड ब्रैकेट जो भी बचेगा उसे हम क्या मान लेंगे, फिर से m कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम पूरा अगर m कंसिडर कर लेंगे तो हम इसे a क्यूब को किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, 9m प्लस 8 के फॉर्म में। ओके, ताकि a क्यूब जो है वो 9m प्लस 8 हो जाए, और ये हमारा थर्ड इक्वेशन होगा। सो फर्स्ट इक्वेशन में हमें मिला था a क्यूब किस फॉर्म में, 9m के फॉर्म में। सेकेंड इक्वेशन में मिला था a क्यूब 9m प्लस 1 के फॉर्म में, और तीसरे इक्वेशन में हमें मिला a क्यूब 9m प्लस 8 के फॉर्म में। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। और यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। ओके, अब आपके लिए एक सरप्राइज ये है कि इसी तरीके से जैसा हमने आज एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया है, इसी तरीके से हम आपके लिए पूरा क्लास 10 का मैथ सिलेबस लेके आएंगे। ठीक है, पूरा मैथ सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। सो पहले तो हम बेसिक तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं ताकि कोई डिफरेंस ना हो स्टैंडर्ड और बेसिक में, और एक्चुअली भी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई डिफरेंस नहीं रखना चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड वालों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत टफ आएगा, बेसिक वालों को नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ईजी आने वाला है। एक स्टैंडर्ड, एक नॉर्मल प्रिपरेशन करें जैसा आपने स्कूल में अभी तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, बट ये ज़रूरी है कि आप वेटेज देख के पढ़ाई करें कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। डिलीटेड पोर्शन सामने रखें, स्पेशली जब आप बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, और एक अपने आप सेल्फ इवैल्यूएशन करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के कि किससे कितना पूछा जा सकता है। ये थोड़ा स्मार्ट स्टडी होगा जो आई थिंक अब सबको करना चाहिए। ओके, सो अच्छा, ये जो नोट्स जिसके थ्रू हम पढ़ रहे थे ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। ओके, ये कहीं से कॉपीड नहीं है। तो ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और नोट्स और वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो। अगर आपको थोड़ा भी कंटेंट समझ आया है, इन दैट केस ऑल्सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल पाए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। डेली आपको एक एक्सरसाइज मिल जाएगी जिससे हम ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर, ये एक्चुअली जो सिलेबस है क्लास 10 मैथमेटिक्स का वो पूरा ख़त्म कर पाएंगे। तो जैसे ही सिलेबस ख़त्म होगा इसके बाद हमारे पास आपके लिए फर्दर प्लान्स हैं। तो बोर्ड्स तक हम कोशिश करते हैं कि ये क्लासेस कंटिन्यू रहें ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए इससे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। ओके देन, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।